बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 166 मुलाहिज़ा फरमाएं। उस पर साइलेंसर चढ़ाए और पिस्तौल की दो गोलियां इन औरतों की खोपड़ियों में डाल दे, फिर जहाँ से निकले और बाकी 2 गोलियां 2 नंबर के कमरे में 2 नंबर काम करते जालिब के भेजे में पैबूस कर दे। लेकिन यहाँ आने से पहले बीबी ने उसे किसी लड़ाई झगड़े और खून खराबे से यकसर मना कर दिया था, और अगर गौर किया जाता तो ये खून खराबे का मौका भी ना था। ये तो ठंडे दिल से अपनी हिकमत अमली सोचने का वक्त था। कुदरत ने पीर कुदरत का बड़ा कारी वार किया था। कुदरत की सारी चाल बाजी आपो आप उसके अपने ऊपर उलट रही थी। अजमल ने आज जो कुछ यहाँ देखा था ये कुदरत के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकता था। अजमल ज़्यादा देर यहाँ रुकना नहीं चाहता था। वो शीशे वाले बड़े दरवाजे की तरफ आ गया। यहाँ चौकस गार्ड मौजूद था। अजमल ने उस पर ध्यान दिए बगैर तेजी के साथ दरवाजे से निकलना चाहा। गार्ड की आंखों में हैरत के आसार नजर आ रहे थे। उसने अजमल को रोकने का इरादा किया। आप कहाँ से आए हो भाई साहब? गार्ड ने ताज्जुब से कहा। अजमल ने अपना मुंह पहले ही दाएं हाथ में दबा लिया था। वो जाहिर कर रहा था कि उसने मुंह में कोई दवा वगैरह लगा रखी है, जैसे मुंह में खून वगैरह जमा है और वो बात नहीं कर सकता। इससे पहले कि गार्ड अपनी उलझन से निकलता, अजमल लंबे डग भरता 2 नंबर कमरे के पास से गुजरा और सीधा निकलता चला गया। अगले दरवाजे पर मौजूद 2 गार्ड्स ने भी उसे कदरे हैरत से देखा, ताम उसे किसी ने रोका नहीं। जाहिर है कि वो बाहर निकल रहा था, अंदर नहीं घुस रहा था। उसने तेजी से आता पार किया। जब वो बैरूनी गेट के करीब था, अकब से एक गार्ड ने उसे आवाज़ दी, लेकिन तब तक अजमल उनकी पहुंच से दूर निकल चुका था। इसने बाहर वाले पठान गार्ड से मुस्कुराहट का तबादला किया और भागकर सड़क पार कर गया। इसने अपनी स्टेशन वैन के ड्राइवर को पहले ही इशारा कर दिया था। जो ही वो वैन में चढ़ा, वैन तेजी से रवाना हो गई। क्या बात है अजमल? शानी ने पूछा। बहुत बड़ा बात है शानी बहन, एकदम तेल का मचा देने वाला, एटम बम की तरह उसका चेहरा जोश से सुर्ख था। कुछ बताओ भी, कौन है वहां? कुदरत का 2 बीवियां। अजमल ने सरगोशी की। वो वहां क्या कर रही हैं? अल्लाह की कुदरत का तमाशा देख रही हैं और दूसरों को भी दिखा रही हैं, अजमल ने कहा। फिर जरा तवक्कुफ से बोला। हम आपको क्या बताए, कहते हैं कि किसी की तकलीफ पर कुछ नहीं होना चाहिए, पर हम एकदम खुश है। बात ही खुशी का है। कुछ बताओ भी, शानी ने अजमल का सुर्ख चेहरा देखकर कहा। अजमल ने अपनी आवाज मजीद धीमी की और बोला। हम उस क्लिनिक में कुदरत की 2 बीवियों को देख कर आया। वो दोनों बीमार हैं और आपको पता है उनका कौन सा बीमारी है? वही बीमारी जिसका नाम ले लेकर कुदरत और उसका आरामी चेला लोगों को डराता था। वो दोनों औरतें कारश का तकलीफ लेकर उस क्लिनिक में पड़ा हुआ है। वो आरामी जालिब भी यहाँ मुख्तार के नाम से मौजूद है। हमको पक्का यकीन है कि ये दोनों बीबियां भी पर्दी नाम से यहाँ दाखिल हुआ होगा। हम सब कुछ अपनी आंखों से देख कर आया है। शानी को अपने जिस्म में अजीब सनसनाहट महसूस हुई। अजमल की इतला वाकई हैरान कुन और सनसनीखेज थी। अजमल बता रहा था, क्लिनिक के अंदर एक पूरा ब्लॉक इन लोगों ने बुक करा रखा है। वहाँ किसी को आने जाने नहीं दिया जाता। हम बड़ी मुश्किल से अंदर घुसा है। फिर अजमल खान मुख्तसर अल्फाज में शानी को बताने लगा कि वो अंदर कैसे गया और उसने वहाँ क्या देखा। स्टेशन वैन बर्क रफ्तारी से उड़ी जा रही थी। शानी ने खामोश बैठे डोले को तारीफी नजरों से देखा। उसकी गैर मामूली सलाहियत ने एक बार फिर अपना आप मनवाया था। अगर डोले की तारीफ शामिल ना होती तो शायद शानी इस बारे में इतनी जुस्तजू ना करती। इनकी मंजिल 2 किनाल की एक पुरसुकून कोठी थी। कोठी को चारों तरफ से घने दरख्तों ने घेर रखा था। मुन्ना, ग्रीस और डेवस पहले से मौजूद थे। मुन्ना भागकर शानी की टांगों से लिपट गया। फिर ग्रीस शानी से गले मिली। उन्होंने एक दूसरे को अपने हाल अहवाल से आगाह किया। रात का खाना बिल्कुल तैयार था। खाना खामोशी में खाया गया, मगर शानी के जहन में हलचल मची हुई थी। अजमल की इतला मामूली नहीं थी। यह 2 दिन बाद की बात है। आरिफ कमवा रावलपिंडी की उस कोठी में शानी के सामने बैठा था। उसकी आंखें आंसुओं के बोझ से सुर्ख थीं। दूसरों की तरह वो भी यही समझता था कि रुस्तम वड्डे डेरे की खूनरेज लड़ाई में जान से खाक हो चुका है। शानी ने इस बात की तस्दीक की, ना तरदीद। हाजीजा से मशवरा करने के बाद शानी ने आरिफ कम्बवा को खुद ही जोराबाद से बुलवाया था। चंद माह पहले गुजरांवाला के बाईपास से शानी और आरिफ के रास्ते जुदा हुए थे। आरिफ गुजरांवाला के बाजार से खाने का सामान लेने गया था और शानी को रियाज हिटलर की कॉल पर उसके पास जाना पड़ गया था। दोनों देर तक एक दूसरे को अपने हालात से आगाह करते रहे। करीबन 1 घंटे की गुफ्तगू के बाद जोहराबाद का जिक्र छिड़ गया। आरिफ ने भी वही कुछ बताया जो हाजी अयाद बता चुका था। जोहराबाद और उसके इर्द गिर्द के इलाके में डॉक्टर बैरोज और कुदरत के दरमियान जंग जारी थी। डॉक्टर बैरोज और उसके साथी इस कोशिश में थे कि जोहराबाद का हॉस्पिटल न सिर्फ मौजूद रहे बल्कि तेज रफ्तारी से तरक्की भी करे। दूसरी तरफ चुधराट और वडेरा शाही के नुमाइंदे कुदरत के साथ मिलकर
एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे कि हॉस्पिटल और इससे मुल्क स्कूल ख़त्म हो जाए और डॉक्टरों सासा वगैरह खौफ ज़दा होकर भाग जाएं या अपने काम से तौबा कर लें। वक्ती तौर पर उन लोगों का पल्ला भारी नजर आ रहा था। आरिफ ने कहा, शानी बीबी, जोराबाद में आपकी जितनी ज़रूरत अब है शायद पहले कभी ना थी। लोगों के दिलों में आपके लिए बहुत जगह है। आप वड्डी आपा की बेटी हैं। लोग आपके गिर्द परवानों की तरह इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी बात मानेंगे। फिर आरिफ ने शानी को बताया कि इलाके के लोगों ने वड्डी आपा की बेटी से मोहब्बत की वजह से हॉस्पिटल का नाम शानी बीबी हॉस्पिटल रख दिया है। तुम्हें पता है आरिफ, डिप्टी रियाज मुझे हर जगह खोजता फिर रहा है। मुझे पता है हाजी एजाज साहब उसे संभाल लेंगे। वैसे भी डिप्टी की असल दुश्मनी तो रुस्तम भाई के साथ थी, अब वो ही नहीं रहे। आखिरी अल्फाज कहते कहते आरिफ का गला रुंध गया। शानी ने मौजू बदलते हुए कहा, आरिफ, कुदरत ने हमें कुदरत का जोर तोड़ने और इसे झूठा साबित करने का एक बेहतरीन मौका दिया है। मैं समझा नहीं शानी बहन। शानी ने आरिफ को तफसील से वो सब कुछ बता दिया जो अजमल खान के जरिए इसके इल्म में आया था। आरिफ हैरानी से सुनता रहा। जब शानी गुफ्तगू के आखिरी मरहले में पहुंची तो आरिफ की आंखें अंदरूनी जोश व खरारत से चमक रही थी। उसने चंद सवालात करके शानी से पूरी तफसील जानी और फिर पूरा अज़म लहजे में बोला, अगर ये सब कुछ हो चुका है शानी बीबी, तो फिर मैं कुदरत को दिन में तारे दिखा दूंगा। ये बहुत बड़ी खबर है और सच कहते हैं कि खुदा की लाठी बेआवाज़ है। तुम क्या करोगे? शानी ने पूछा। आपका क्या मशवरा है? नहीं, तुम बताओ, तुम्हारे जहन में क्या आ रहा है? ऐसी खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। बस 2-4 लोगों को बताने की ज़रूरत है, फिर खुद ही ये इतला चल निकलेगी। उसके साथ ही प्रेस वालों को भी बता देते हैं। ये लोग कोई जवाबी चालाकी दिखा सकते हैं। मुमकिन है किसी तरह चकमा देकर उस क्लिनिक से निकलने की कोशिश करें, बाद में शोर डालें कि ये सब कुछ उन्हें बदनाम करने और कीचड़ उछालने के लिए था। शानी ने कहा, फिर एक और काम हो सकता है। आरिफ की पेशानी पर सोच की लकीरें उभरी। रावलपिंडी के इलाके में भी कुदरत के मानने वालों की काफ़ी तादाद मौजूद है। यहाँ भी खबर बड़ी जल्दी फैल जाएगी कि फलां हॉस्पिटल में कुदरत की बीवियां दाखिल हैं। 1-2 घंटे में बहुत से लोग हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने से पहले ही प्रेस वालों को भी वहां ले जाते हैं। लोगों के पहुंचने तक प्रेस वाले हॉस्पिटल से दूर रहेंगे। प्रेस के लिए यह अहम खबर होगी कि पीर कुदरत की बीवियां हॉस्पिटल में हैं और वह मनहूस बीमारी जिसका डंडोरा पीटा जाता रहा है खुद कुदरत के घर में दाखिल हो गई है। हमारे ज़हन में भी एक काम का बात आ रहा है, अजमल खान ने कहा। इधर पिंडी में हमारा एक जाने वाला न्यूज़ रिपोर्टर मौजूद है, एकदम सर पिराए हमारी तरह। हम उसको इतला कर देता है या फिर उस वक्त इतला कर देगा जब अखबार वालों ने हॉस्पिटल के अंदर जाना होगा। वो किसी से डरने वाला नहीं है, लड़ झगड़ कर भी VIP कमरों में घुस जाएगा। जाहिर है खान भाई, आपका दोस्त भी आपकी तरह कड़क होगा, डोले ने कहा। अजमल खान ने डोले को उठाकर इसका मुंह चूमा। छोटू, तुम जब भी बोलते हैं अच्छा सुथरा बोलते हैं। शानी ने आरिफ से मुखातिब होते हुए कहा, देखो आरिफ, तुम इस मामले को मुझसे बेहतर समझते हो। अपनी समझ के मुताबिक जो भी ठीक है कर लो, लेकिन कुदरत के झूठ का पोल खोलने का यह मौका हाथ से निकलना नहीं चाहिए। बिल्कुल परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, आरिफ ने कहा। और मुझे ये भी उम्मीद है कि यह नया झटका कुदरत के लिए बड़ा कारगर साबित होगा। मुल्तान वाला झटका भी अभी लोगों को भूला नहीं है। अपने दर्जनों पुरस्कारों के सामने वो अपनी जख्मी बीवी को अपने जादू टूने से बचा नहीं सका था। उस वाक़े के चर्चे अभी तक होते हैं। सलाह मशवरे के बाद आरिफ चला गया। अजमल खान भी इसरार करके उसके साथ ही गया। शानी को आरिफ की सलाहियतों पर भरोसा था। वो कमवा बरादरी में पढ़ा लिखा शख्स था। एक जोशीले लीडर वाली सारी खुसूसियात उसमें मौजूद थी। अगले रोज दोपहर के वक्त शानी को अजमल खान का फ़ोन मौसूल हुआ। कहाँ हो अजमल? शानी ने पूछा। फजल इलाई क्लिनिक के सामने, अजमल खान ने जवाब दिया। फिर बोला, शानी बहन, आरिफ ने तो कमाल कर दिया, एकदम कड़क बंदा है ये। क्या हुआ? अभी कुछ देर पहले 2 बसों में बहुत सा देहाती लोग यहाँ पहुंचा है। ये सब का सब हॉस्पिटल के अगले और पिछले गेट के सामने जमा है। ये कहता है कि अंदर हमारे पीर साहब का बेगमात है, वो बीमार है। हम पीकर मंद होकर यहाँ आया है। उनमें बहुत सा औरतें भी शामिल है जो कुदरत की बीबियों का शक्ल देखना चाहता है। असल में ये सब का सब आरिफ साहब का अपना आदमी है। अंदर जो कुदरत का साथी लोग है वो एकदम घबरा रहा है। वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि यहाँ कुदरत का कोई बीबी, कोई रिश्तेदार नहीं है। बड़ा दिलचस्प सूरत-ए-हाल पैदा हो गया है। कोई मीडिया वाला भी आया है? शानी ने पूछा। 4-5 अखबार वाला पहुंच चुका है। एक टीवी चैनल का छोटा सा टीम भी है। उनके साथ हॉस्पिटल का इंतजामिया झगड़ा कर रहा है, उनको अंदर जाने नहीं दे रहा। अभी थोड़ी देर पहले हॉस्पिटल वालों ने प्रेस को दूर रखने के लिए पुलिस बुलाने की धमकी भी दिया है। और थोड़ी देर पहले एक अखबार वाला बहुत चिल्ला कर बोल रहा था। वो कह रहा था कि ये 2 नंबर है।
यहाँ पिंडी के अमीरजादे झूठ मूठ के बीमार बनकर आते हैं और अय्याशी करते हैं। यहाँ बहुत रोला पड़ा हुआ है जी। किसी को पता चला है कि कुदरत की बीवियां यहाँ क्यों दाखिल हैं? शानी ने पूछा। बिल्कुल जी, आरिफ साहब ने अखबार वालों को अपना नाम बताए बगैर टेलीफोन किया है। हर तरफ यही बात घूम रहा है कि कारिश वाला बीमारी पीर कुदरत के अपने घर में भी आ गया है। बात करते करते अजमल एकदम चौंका। फिर उसकी आवाज थोड़े वक्फे के बाद रिसीवर पर उभरी। यहाँ कुछ और लोग भी जमा हो रहे हैं शानी बहन। अभी एक ट्रैक्टर ट्राली पर कोई 3 दर्जन मर्द और औरत यहाँ पहुंचा है। हमारा ख्याल है कि ये पिंडी के आसपास के इलाके का लोग ही है। शायद ये कुदरत का असली अकीदतमंद है। हॉस्पिटल के आसपास लोगों का रश बढ़ता जा रहा है। सामने गेट पर कुदरत का मुलाजिम लोग नजर आ रहा है, वो आरामी जालिब भी है। ये सब लोग सख्त सटपटाया हुआ है। अजमल खान फोन पर जैसे रवां तबसरा नशर कर रहा था। हॉस्पिटल के इर्द गिर्द रात तक कशमुकश जारी रही। पिंडी के नवाई इलाकों से बहुत से लोग यहाँ मौजूद हुए थे। आरिफ कमवा ने जिन लोगों को जोहराबाद से बुलवाया था वो भी क्लिनिक नुमा हॉस्पिटल के गिर्द पक्का डेरा डाले हुए थे। मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही थी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल की इंतजामिया और कुदरत के साथी इस अमर से साफ इनकारी थे कि हजरत कुदरत की फैमिली में से कोई शख्स यहाँ मौजूद है। अखबार वाले अपने तौर पर टोल लगाने की कोशिश में मसरूफ थे और अपने जराए से इस हद तक तस्दीक कर चुके थे कि 2 औरतें हॉस्पिटल के VIP ब्लॉक में एडमिट हैं और गालिब इम्कान यही था कि वह पीर कुदरत की बीवियां हैं। रात होने के बाद कुछ लोग हॉस्पिटल के गेट के सामने से वापस जाने लगे। उनमें ज्यादातर वही लोग थे जो पिंडी और इर्द गिर्द से आए थे। अक्सरियत हॉस्पिटल के इर्द गिर्द मौजूद रही। कुछ लोगों ने हॉस्पिटल के साथ साथ ग्रीन बेल्ट पर कब्जा जमा लिया। कुछ अपनी गाड़ियों में बैठ रहे, कुछ सुबह फिर वापस आने के लिए अंदरूने शहर की तरफ जाने का सोचने लगे। अजमल खान एक FX सुजुकी कार में मौजूद था। कार में इसका पुराना दोस्त न्यूज रिपोर्टर लकाफ खान भी मौजूद था। वो नहायत गोरा चिट्टा खूबरू नौजवान था। लकाफ खान को यार दोस्त प्यार से लकी खान भी बोलते थे। वो एक दलेर निडर सहाफी था और डेरा गाजी खान से ताल्लुक रखता था, मगर पश्तो वगैरह नहीं जानता था। हाई दिन के वक्त लकी खान ने 2-3 बार कोशिश की थी, मगर फजल इलाही क्लिनिक के अंदर दाखिल नहीं हो सका था। एक मरतबा तो गार्ड्स के साथ उसकी हाथापाई भी हुई थी और उसका छोटा कैमरा टूटते टूटते बच गया था। गार्ड ने उसे घूंसा मारा था। जवाब में लकी खान ने भी उसके अगले दांत हिला दिए थे। ये पुराने मॉडल की छोटी गाड़ी लकी खान की संभाल में रहती थी। सारे दिन का थका हारा लकी खान निशस को स्ट्रेच करके ऊँग रहा था। अजमल खान ने निस्वार की छोटी चुटकी ली और अपने जख्मी पाँव को उठाकर दूसरी टांग के घुटने पर रख लिया। शानी से बचकर चोरी छपे वो कभी कभी थोड़ी सी निस्वार ले लेता था। उसका जहन मुसलसल कुदरत और उसकी बीवियों में उलझा हुआ था। क्लिनिक की इंतजामिया साफ इनकार कर रही थी कि यहाँ कुदरत की कोई अजीजा मौजूद नहीं है। अगर अजमल ने सब कुछ अपनी आंखों से ना देखा होता तो बहुत से दूसरे लोगों की तरह शायद इसका यकीन भी डावाडोल होने लगता। रात का करीबन 1 बज चुका था। अचानक अजमल की निगाह एक गाड़ी पर पड़ी। ये गाड़ी हेडलाइट्स ऑन किए बगैर हॉस्पिटल नुमा क्लिनिक के दाएं पहलू की तरफ जा रही थी। अजमल की तेज छठी इसने इसे खबरदार किया। इसने लकी खान का बाजू हिलाकर उसे जगाया। कोई गड़बड़ है इशारा, हमने अभी इस तरफ एक टोयोटा कार देखा है। अजमल ने उंगली से तारीक सड़क की तरफ इशारा किया। लकी खान भी सीधा होकर बैठ गया। इन्होंने अपनी सुजुकी कार ऐसी जगह पार्क कर रखी थी जहां से वो क्लिनिक के दोनों गेट्स पर नजर रख सकते थे, खासतौर पर पिछले गेट पर, क्योंकि अगले गेट की तरफ तो ग्रीन बेल्ट के साथ साथ काफी लोग मौजूद थे और 4-5 अखबार वाले भी ताहाल जमे हुए थे। अजमल खान और लकी खान ने एक साथ गाड़ी छोड़ी और क्लिनिक के पहलू की तरफ गए। वो घास पर ऊँगते हुए एक अखबार नवीस के करीब से गुजरकर क्लिनिक की अकबी सड़क पर पहुंचे और फिर दाई पहलू की तरफ आ गए। जहां मुकम्मल सकूत था। बाउंड्री वाल खासी ऊंची थी और इस पर नोकदार आहनी ग्रिल भी लगी हुई थी। यहाँ एक चीज पर इससे पहले किसी की निगाह नहीं पड़ी थी। यहाँ एक छोटी सी चौकोर खिड़की थी जिसमें आहनी पट लगा हुआ था। दरअसल इस तरफ रिहायशी इलाके में 2 छोटे छोटे मेडिकल स्टोर थे। गालिबन इमरजेंसी में यहाँ से दवाएं वगैरह हासिल की जाती थी। रात की दोपहर ये दोनों स्टोर बंद थे। अजमल खान ने देखा नीले रंग की टोयोटा कार उस खिड़की के सामने खड़ी थी। उसके चारों दरवाजे खुले थे। फिर देखते ही देखते खिड़की में से एक साया रुकू के अंदाज में बरामद हुआ। ये एक चादरपोश औरत थी। इसके पीछे दूसरी औरत निकली, वो भी सरतापा चादर में ढकी हुई थी। इन दोनों औरतों से पहले एक मर्द बाहर आ चुका था और वो कार के बराबर खड़ा था। अजमल खान के लिए अब ये जानना मुश्किल ना था कि यहाँ क्या हो रहा है। इसने अपना मुंह सर एक साफे में लपेटा और दौड़ता हुआ नीली कार की तरफ आया। ये क्या हो रहा है? कौन हो तुम लोग? वो करीब पहुंचकर दौड़ा। उसके साथ ही इसने कार के करीब खड़े शख्स को धक्का दिया। लकी खान भी शोर मचाता अजमल खान से आ मिला। एकदम खलचल पैदा हो गई। सामने वाले गेट पर मौजूद अफराद चौंक गए।
उनमें से कुछ दौड़ते हुए मौके की तरफ आए। लकी खान के जदीद कैमरे की फ्लैश गन 2-3 बार चमकी और सनसनी मजीद बढ़ गई। कार के करीब मौजूद अफराद ने अजमल को जवाबी धक्के दिए और दोनों औरतों को कार में पहुंचाने की कोशिश की। अजमल खान ने फुर्ती से हाथ चला के एक औरत की चादर उसके चेहरे से खींच दी। उसके साथ ही लकी खान की फ्लैश गन ने अपना काम किया। औरत का चेहरा चंद लम्हे के लिए रोशनी में नहा गया। यह पीर कुदरत की मंजली बीवी उरीसा थी। इसका चेहरा बीमारी के असरा से दागदार था। उसकी आंखों में गुस्से और खौफ की मिलीजुली कैफियत थी। जदीद कैमरे ने 3-4 सेकंड के अंदर खुद कार तरीके से इस मंदिर की कई तस्वीर उतार लीं। अजमल ने दूसरी औरत को भी बेनकाब करने की कोशिश की, जो जुज़वी तौर पर कामयाब रही। पीर कुदरत का सांवला चेला जालिब चिंगाड़ता लकी खान पर झपटा, लेकिन रास्ते ही में अजमल खान की टांग काम कर गई। वो अपनी पसलियों पर ज़रब खाकर लड़खड़ाता कार की साइड से जा टकराया। अब दर्जनों लोग मौके पर पहुंच गए थे और हैरत से यह तमाशा देख रहे थे। पीर कुदरत के एक मुरीद ने जमीन पर गिरी हुई चादर उठाकर फिर से उरीसा को टांपा और उस कार में धकेल दिया। 2 अफराद रिपोर्टर लकी खान पर झपटे। एक ही नाक पर लकी खान ने सर की टक्कर रसीद की। वो टकराता हुआ जमीन बोस हो गया। दूसरे को अजमल ने उसके लंबे बालों से खींचकर स्ट्रीट लाइट के पोल से दे मारा। भागो लकी, अजमल खान चिल्लाया। दोनों आगे पीछे सुजुकी कार की तरफ दौड़े। यही वक्त था जब नीली कार के अकब में पिस्टल का पहला फायर हुआ। धमाके से कुर्बो जवार गूंज उठे। दूसरा फायर भागते हुए लकी खान के चेहरे पर लगा। अजमल ने उसे मुंह पकड़कर दौड़ा होते देखा, लेकिन वो जख्मी होने के बावजूद भी रुका नहीं। अजमल ने दौड़ते दौड़ते अपना साइलेंसर लगा पिस्टल कमीज के नीचे से निकाल दिया। इसने नीली कार की तरफ 2 फायर किए। कार के शीशे टूटने की आवाजें आईं। राइफल की 2 गोलियां अजमल के सर पर से सनसनाती हुई गुजर गई। इसने पलटकर 2 फायर किए। इसके बेमिसाल निशाने ने राइफल बरदार गार्ड को जख्मी किया और वह गिर गया। दोनों झुककर दौड़ते सुजुकी कार तक पहुंचे। अंदर घुसते ही लकी खान अकबी सीट पर टह गया। वो सख्त जख्मी हुआ था। अजमल जानता था कि चाबी इग्निशन ही में है। इसने कार की ओट ली और पीछे आने वालों पर मुसलसल फायर किए। जब दूसरे मैगजीन में सिर्फ 3 गोलियां रह गईं, तो अजमल झपटकर कार में सवार हुआ और उसे शहर की तरफ दौड़ा दिया। गाड़ी चलाते चलाते इसने मुड़कर लकी खान की तरफ देखा। कैमरा उसके गले में था। वो सीट पर झुका हुआ था। उसके चेहरे से खून बह बहकर सीट को तर कर रहा था। यारा कहाँ लगा गोली? अजमल ने तड़प कर पूछा। लकी ने बोलने की कोशिश की, मगर अल्फाज मुंह के अंदर ही गिड़मिट हो गए। अजमल ने ड्राइविंग करते करते गाड़ी की अंदरूनी लाइट ऑन की और लकी खान का खूबरू चेहरा देख कर कांप गया। गोली उसके एक रुखसार में घुसी थी और गालबन दांत तोड़ते हुए दूसरे रुखसार से निकल गई थी। गोली के लगने का भला क्या तरीका होगा? यह पिघला हुआ शीशा कहीं से घुसकर कहीं से भी निकल सकता है, या जिस्म के अंदर ही फिसलकर कहीं गुम हो सकता है। अच्छी चीजों की तरतीब होती है, बुरी चीजों की कोई तरतीब नहीं होती। खून की, जान तोड़ हैसियत की और मौत की भला क्या तरतीब होगी? चंद मिनट पहले आराम से अपनी निशस्त पर ऊँघने वाला दिलकश लकी खान अब हो चुका था। इस सारी मुसीबत के बावजूद भी लकी खान शायद लकी ही साबित हुआ था। गोली सिर्फ 1.5 इंच ऊपर लगती तो इसकी कनपटी में घुस जाती और वो अब तक ठंडा भी हो चुका होता। अचानक अजमल को अपने अकब में हेडलाइट्स नजर आईं। ये हेडलाइट्स तूफानी रफ्तार से क्लिनिक के अकब से बरामद हुई थी और सुजुकी कार की तरफ चपट पड़ी थी। यकीनन ये कुदरत के चेले थे। वो नहीं चाहते थे कि कैमरा और कैमरा मैन उनके हाथ से निकल जाए। वो अंधाधुंध ताकुब में आ रहे थे। ये कम अज कम 2 गाड़ियां थी। अजमल के पिस्टल में अब सिर्फ 3 गोलियां थी। इन तीनों गोलियों से वो तादेर कुदरत के साथियों को खुद से दूर नहीं रख सकता था। क्या मौके पर मौजूद लोगों में से कुछ लोग मदद के लिए इनके पीछे आएंगे? इसने फिक्रमंदी से सोचा। इसका इम्कान बहुत कम था। जो कुछ हुआ था बहुत आनन फानन हुआ था और तीनों गाड़ियां आगे पीछे दौड़ती कई मोड़ मुड़ चुकी थी। अकबी निशस्त से जख्मी लकी खान ने नाकाबिले फहम आवाज में कुछ पूछा। अजमल समझ गया। वो जानना चाह रहा था कि वो किधर जा रहे हैं। अजमल ने कहा, यार तुमको डॉक्टर का जरूरत है। हम तुमको सबसे पहले हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है। लकी खान ने नफी में सर हिलाया। 1-2 अल्फाज बोले और कैमरे पर हाथ मारकर इशारा दिया कि वो गाड़ी का रुख अखबार के दफ्तर की तरफ मोड़े ताकि कैमरा महफूज हाथों में पहुंच जाए। लेकिन ब्रादर, हम दफ्तर तक नहीं पहुंच सकेगा। इधर रास्ता तंग है, हम पकड़ा जाएगा। लकी खान ने एक बार फिर बेकरारी से सर हिलाया। उसने सर उठाकर अकब में देखा। मुताकिब गाड़ियां अब बहुत करीब पहुंच गई थी। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता था। लकी खान ने बैठकर अपनी साइड वाली खिड़की का शीशा नीचे उतार लिया। अजमल खान नहीं समझा कि वो क्या करना चाह रहा है। हॉस्पिटल का रास्ता पकड़ने के लिए अजमल ने गाड़ी को जूं ही एक बगली सड़क पर टर्न दिया। गाड़ी की रफ्तार कम हुई। लकी खान ने अपना छोटा सा कैमरा खिड़की से बाहर फेंक दिया। ये एक फ्लैश डिपो था।
बहुत सा कूड़ा करकट कारपोरेशन के जहाजी साइज डिब्बे कंटेनर में था और बहुत सा इर्द गिर्द बिखरा हुआ था। कैमरा कूड़े में गिरा और ओझल हो गया। अजमल और लकी खान बमुश्किल 100 मीटर आगे गए होंगे कि अकब से राइफल का फायर हुआ। गोली अकबी स्क्रीन को तोड़कर छत में घुस गई। अजमल ने चलती गाड़ी से हाथ निकालकर अकब में पिस्टल का फायर किया। पहली गोली ही ने अकब में आने वाली कार का टायर ब्रेस्ट कर दिया और वह डगमगा कर फुटपाथ पर चढ़ी, फिर एक बंद दुकान के शटर से जा टकराई। ये शहर का कदरे बारोने का इलाका था, लेकिन सारी दुकानें वगैरह बंद नजर आ रही थी। ताकू में आने वाली दूसरी कार तूफानी रफ्तार से आगे बढ़ी। ये पुराने मॉडल की लेकिन बहुत मजबूत टोयोटा मार्क 2 थी। गाड़ी ने वहशियाना अंदाज में हल्की फुल्की FX की साइड मारी और अपने जोर से रगीती एक दुकान के थड़ से जा टकराई। FX की विंडस्क्रीन चिकना चूर हो गई। इससे पहले कि मार्क 2 में से कुदरत के चमचे बढ़ के मारते बाहर निकलते और अजमल खान पर पल पड़ते, एक और वाकया हुआ। एक और कार पीछे से आई। उस कार में से मार्क 2 पर बराए रास्त गोलियां चलाई गई। मार्क 2 में से एक बंदा फौरी तौर पर जख्मी होकर गिर गया। बाकी ने अपनी गाड़ी की आड़ ली। 5-10 सेकंड के लिए दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग हुई। हर तरफ चिंगारियां सी छूट गईं। यह पिस्टल और माउजर के फायर थे। 2-3 बार 222 की तेज आवाज भी सुनाई दी। अजमल ने अपनी गाड़ी में दुबके दुबके देखा। इसकी मदद करने वाले 3 अफराद में से एक आरिफ कमवा था। वो खुद भी गाड़ी के दरवाजे की ओर से माउजर का फायर कर रहा था। अजमल खान का दिल खुश हो गया और जोश से भर गया। इसी दौरान में अकब से पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। ये शायद 2 गाड़ियां थी। यूं ही गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए, मार्क 2 के अकब में छुपे हुए अफराद सूरत हाल से बददिल होकर भाग निकले। अजमल ने उन्हें एक बगली गली की तारीकी में ओझल होते देखा। आरिफ कमवा भागता हुआ FX तक पहुंचा। उसने पहले खून आलूद लकी खान को देखा, फिर अजमल खान को पहचाना और बोला, अजमल खान, पुलिस आ गई है, बेहतर है कि तुम निकल जाओ, मैं यहां संभालता हूं। आरिफ ठीक कह रहा था। अजमल खान ने जख्मी लकी खान का शाना थपका और बोला, परेशान नहीं होना, सब ठीक हो जाएगा और हम तुम्हारा कैमरा भी ढूंढता है अभी। पुलिस की गाड़ियां नजदीक आ गई थी। अजमल खान ने एक जस ली और एक बल खाती तारीख गली में घुस गया। शानी उदास बैठी हुई थी। सुबह से हमेशा से अच्छी लगा करती थी। रंग वाली हवेली में वो अपने अब्बा जी के साथ नंगे पांव शबनम आलूद घास पर टहलती थी। परिंदों का चहचहाना, फूलों का मुस्कुराना और सुनहरी किरणों का नमूदार होना, सब कुछ इसे अच्छा लगता था। अब इसके इर्द गिर्द वही मनाजिर थे, मगर कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। कोई शय थी जो इसके अंदर टूट गई थी और किरची किरची होकर रगो पह में बेबस हो गई थी। इन किरचियों में से हर किरची पर एक ही तस्वीर मौजूद थी जो इसकी जान को हलकान करती थी। अजमल खान रात को फजल इलाही क्लिनिक चला गया था और अभी तक उसकी वापसी नहीं हुई थी। थोड़ी देर पहले मुन्ना ताज़ा अखबार पकड़े हुए अंदर दाखिल हुआ। शानी ने पहले सफ़े पर एक खबर देखी और बुरी तरह चौंक गई। लिखा था, रात गए फजल इलाही क्लिनिक के सामने हंगामा, पीर कुदरत की बीवियों को चोरी छपे क्लिनिक से निकाल लिया गया। अखबारी रिपोर्टरों से हाथापाई, कैमरे छीनने की कोशिश, एक रिपोर्टर शदीद जख्मी। कि इस शब के बाद फजल इलाही क्लिनिक के सामने क्या और कैसे हुआ, ये सब कुछ सनसनीखेज था। ताम ये मुकम्मल तफसील नहीं थी। ये अंग्रेजी अखबार था। इसमें वाक़े की बस एक ही 2 कालमी खबर लगी थी। करीबी मार्केट थी, वहाँ से उर्दू अखबारात मिल सकते थे। हाजीजात के एक मुलाजिम छुट्टी पर था, दूसरा नाश्ता वगैरह बनाने में लगा हुआ था। शानी खुदी मार्केट की तरफ चल दी। कोठी से निकलते हुए वो मुकम्मल पर्दा कर लेती थी। वो मार्केट में पहुंची। बस स्टॉप के साथ अखबारात और रसाइल वगैरह का स्टॉल था। उर्दू अखबारात में इस वाक़े की खासी तफसील आई थी। अभी शानी देख ही रही थी कि इसकी निगाह बस स्टॉप की तरफ गई और इसकी सारी ज़ियात सिमट कर इसकी आंखों में आ गई। इसे यूं लगा जैसे वो हकीकत में नहीं, अपने तसव्वुर में कोई मंजिर देख रही है। चंद सेकंड के लिए वो पत्थर का बुत बन गई। इसने रुस्तम को देखा। वो एक बैसाखी के सहारे चलता एक लोकल बस की तरफ बढ़ रहा था। शानी ने उसे अकब से देखा। उसके लंबे बाल उसके हमवार कंधों पर झूल रहे थे। वो एक मैली सी शलवार कमीज में था। शलवार का एक पांचा बेबसी से हवा में झूल रहा था। फिर शानी का सकता टूटा। वो अखबार फेंक कर रुस्तम के पीछे लपकी। रुस्तम, रुस्तम! इसने दूरी से आवाज दी। इसकी आवाज में करब का जहां सिमटा हुआ था। रुस्तम तब तक बस के पिछले दरवाजे में सवार हो चुका था। शानी के पहुंचते पहुंचते बस चल पड़ी। शानी बस के पीछे भागी। साथ साथ वो चिल्ला रही थी, रोको, खुदा के लिए रोको। यह बच्चों का स्कूल था। बस रफ्तार नहीं पकड़ रही थी, लेकिन रुक भी नहीं रही थी। शानी उसके पीछे दौड़ती रही, रुक जाओ, खुदा के लिए रुक जाओ। इसकी एक सैंडल उतर गई। वो एक ही सैंडल के साथ डगमगाती हुई भाग रही थी।
है।